प्रिय छात्रों, जो कविता मैं आज समझाने जा रहा हूँ, जिस कविता की आज व्याख्या करने जा रहा हूँ, उस कविता का शीर्षक है बादल को घिरते देखा है। इस कविता के रचयिता नागार्जुन है। इनका वास्तविक नाम है वैद्यनाथ मिश्रा यात्री। ये घुमक्कर प्रवृत्ति के थे, अर्थात हमेशा घूमना फिरना पसंद करते थे। इन्होंने विदेशों से लेकर अपने देश के हर भूभाग का भ्रमण किया है। जहाँ जहाँ इन्होंने भ्रमण किया और जो कुछ वहाँ के प्राकृतिक सौंदर्य को देखा, जो कुछ अनुभव किया, वही उनकी कविता का विषय बन गया। इसी तरह से वे घूमते घूमते, भ्रमण करते करते हिमालय की चोटी तक पहुंच गए और वहां जाने पर उन्होंने जो कुछ देखा, जो प्राकृतिक सौंदर्य अपनी आंखों से देखा, उसी को उन्होंने अपनी कविता का विषय बना लिया। वर्षा ऋतु का समय था, आकाश में बादल मंडरा रहे थे, इधर से उधर घूम रहे थे, बरस रहे थे। उस समय जो प्राकृतिक सौंदर्य बन रहा था, जो प्राकृतिक सौंदर्य उत्पन्न हो रहा था, उसी को उन्होंने अपनी कविता का विषय बना लिया और शीर्षक दे दिया बादल को घिरते देखा है। उन्होंने लिखा, अमल धवल गिरी के शिखरों पर बादल को घिरते देखा है, छोटे छोटे मोती जैसे उनके शीतल तुहिन कणों को मानसरोवर के उन स्वर्णिम कमलों पर गिरते देखा है, बादल को घिरते देखा है। कवि कहते हैं कि अमल धवल गिरी के शिखरों पर, स्वच्छ पहाड़ी की चोटियों पर उन्होंने बादल को घिरते देखा है। छोटे छोटे मोती जैसे उनके शीतल तुहिन कणों को मानसरोवर के उन स्वर्णिम कमलों पर गिरते देखा है। जब वर्षा होती है तो उनकी बूंदें ओस के रूप में, ओस की बूंदों की तरह फूलों पर, पत्तियों पर, घासों पर पड़ जाती है और उस समय जब सूर्य की रोशनी पड़ती है तो बूंदों से पार होकर जब वह निकलती है तो बूंदें स्वर्णिम अर्थात सुनहले रंग की दिखाई देती हैं। तो ये बूंदें कहाँ गिरी हैं? कमलों पर। कहाँ गिरी है? कमलों पर। तो कवि कहते हैं कि छोटे छोटे मोती जैसे उनके शीतल तुहिन कणों को मानसरोवर के उन स्वर्णिम कमलों पर गिरते देखा है। ये कमल कहाँ है? मानसरोवर में है और उन कमलों पर बादल की छोटी छोटी बूंदें उस पर गिरी हुई हैं और उन पर जब सूर्य की रोशनी पड़ रही है तो वह सुनहले रंग की दिखाई दे रही हैं। एक बार फिर, अमल धवल गिरी के शिखरों पर बादल को घिरते देखा है, छोटे छोटे मोती जैसे उनके शीतल तुहिन कणों को मानसरोवर के उन स्वर्णिम कमलों पर गिरते देखा है, बादल को घिरते देखा है। कवि कह रहे हैं कि स्वच्छ पहाड़ी की चोटियों पर बादल को उन्होंने गिरते देखा है। उन बादलों के शीतल ओस के कणों को मानसरोवर में जो कमल है उन कमलों पर गिरते देखा है। तुंग हिमालय के कंधों पर छोटी बड़ी कई झीलें हैं, उनके श्यामल नील सलिल में समतल देशों से आकर पावस की उमस से आकुल तिक्त मधुर विष तंतु खोजते हंसों को तीरते देखा है, बादल को घिरते देखा है। तुंग मतलब ऊंचा, तुंग मतलब ऊंचा। तुंग हिमालय के कंधों पर छोटी बड़ी कई झीलें हैं। कंधों पर कहने का मतलब यह है कि हिमालय के आसपास, कंधों पर मतलब आसपास
छोटी बड़ी कई झीलें हैं और उन झीलों में जो जल है वह श्यामल और नील, सलील मतलब जल, सलील मतलब पानी, श्यामल मतलब सांवला, नील मतलब नीला। तो उन झीलों में जो पानी है वह पानी श्यामल और नील, सांवले और नीले रंग के हैं और उस जल में समतल देशों से आकर, समतल देशों से आकर मतलब मैदानी भाग से आकर, मैदानी भाग से आकर पावस की उमस से आकुल। वर्षा ऋतु में जब धूप होती है तो गर्मी महीने की गर्मी से ज्यादा गर्मी महसूस होती है, आदमी या कोई भी जीव जंतु व्याकुल हो जाता है। तो कवि का कहना है कि वर्षा ऋतु की गर्मी से जब हंस परेशान हो जाता है, व्याकुल हो जाता है, तो वह समतल देश को छोड़ करके बाकी पक्षी भी माइग्रेट कर जाते हैं, प्रवास कर जाते हैं गर्मी के महीने में ठंडे इलाके में। तो यहाँ कवि का कहना है कि ऊंचे हिमालय के आसपास छोटी बड़ी कई झीलें हैं, उन झीलों में जो पानी है वह श्याम, सांवला और नीले रंग का है और उस पानी में मैदानी भाग से जो हंस आए हैं, जो पक्षी आए हैं, वे मैदानी भाग की गर्मी से, उमस से व्याकुल होकर के यहाँ आए हैं और उस पानी में तैर रहे हैं और तिक्त मधुर विष तंतु खोजते। तिक्त मधुर विष तंतु, कमल के फूल में हम देखते हैं कि एक बीच में डंठल होता है और उसी को हंस, वह थोड़ा तीता और मीठा, कड़वा और मीठा होता है, उसको खोज रहे हैं और पानी में तैर रहे हैं। ऋतु बसंत का सुप्रभात था, मंद मंद था अनिल बह रहा, अनिल मतलब हवा। बालारून की मृदु किरणें थी, अगल बगल स्वर्णिम शिखर थे, एक दूसरे से विरहित हो अलग अलग रहकर ही जिनको सारी रात बितानी होती। निशा काल से चिर अभिशापित बेबस उस चकवा चकई का बंद हुआ क्रंदर, फिर उनमें उस महान सरोवर के तीरे शैवालों की हरी दरी पर प्रणय कलह छिड़ते देखा है, बादल को घिरते देखा है। कवि कहते हैं कि वसंत ऋतु का समय है, सुबह का समय है और मंद मंद मतलब धीरे धीरे हवा चल रही है। बालारुण, सुबह की प्रथम किरणें, बालारुण, बाल का मतलब होता है बच्चा, बच्चा मतलब बिगिनिंग, शुरुआत, अरुण मतलब किरण, सूरज की रोशनी। तो बालारुण की मृदु किरणें थी, अर्थात प्रभात की, सुबह की मृदु किरणें थी। मृदु मतलब मधुर, लेकिन यहाँ मधुर कहने का मतलब किरण मधुर नहीं होगी। किरण मधुर होने का मतलब यह है कि वह किरण जो हमें आराम दे, हमें हमारे शरीर को तपाए नहीं, हमारे शरीर को जलाए नहीं, उस किरण को कहेंगे बालारुण की, बालारुण किरण। तो सुबह की किरण, सुबह की रोशनी, सुबह की धूप सुहावनी होती है, सबको अच्छी लगती है। तो यहाँ कहा जा रहा है कि बसंत ऋतु का सुप्रभात था, अर्थात सुबह थी, धीरे धीरे हवा चल रही थी और हल्की धूप थी, अगल बगल स्वर्णिम शिखर थे। अगल बगल जो शिखर हैं, जो चोटियां हैं, उन पर सुबह की किरणें पड़ रही हैं, तो वे चोटियां स्वर्णिम सुनहले रंग की हो गई हैं। इसी बीच में कवि ने क्या देखा, इस बीच में एक छोटी सी कहानी आ जाती है। एक पक्षी होता है चकवा और उसकी स्त्रीलिंग फेमिनाइन जेंडर चकवी। तो इन दोनों को
एक अभिशाप मिला हुआ है कि इनकी जोड़ी रात में कभी भी इकट्ठे नहीं रह सकती, अभिशाप के कारण। जिसके कारण क्या होता है कि जब सुबह हो जाती है तभी इन दोनों का मिलन होता है और रात भर ये दोनों अलग अलग रहते हैं। तो एक दूसरे से विरहित हो मतलब अलग हो, अलग अलग रहकर जिनको सारी रात बितानी होती, तो ये जो चकवा और चकई हैं जिनको अभिशाप के कारण, श्राप के कारण पूरी रात अलग अलग रहकर बितानी पड़ती है, सुबह होने के कारण वे दोनों फिर से एक दूसरे से मिल रहे हैं। निशा काल से चिर अभिशापित बेबस मतलब लाचार उस चकवा चकई का बंद हुआ करंदर, फिर उनमें उस महान सरोवर के तीरे शैवालों की हरी दरी पर प्रणय कलह छिड़ते देखा है। कवि ने यहाँ देखा है कि जैसे ही सुबह हो जाती है तो चकवा और चकई मिल जाते हैं और इन दोनों के अंदर में एक दूसरे से मिलने की जो व्याकुलता थी, जो परेशानी थी, जो घबराहट थी, वह समाप्त हो जाती है और फिर उस मान सरोवर के किनारे शैवालों की हरी दरी पर, शैवाल नदी किनारे या पानी के अंदर जो मौस लग जाता है, जो काई लग जाती है, जो हरी घास उग आती है, उसी को शैवाल कहते हैं और उसी को एक हरी दरी, हरी कारपेट की तरह कवि ने कल्पना कर ली है और उस पर ये दोनों बैठे हैं, चकवा और चकई, और दोनों प्रणय कलह कर रहे हैं, अर्थात प्रेम रूपी झगड़ा कर रहे हैं। बादल को घिरते देखा है, कवि कहते हैं। दुर्गम बर्फानी घाटी में 7 सहस्र फुट ऊंचाई पर अलख नाभि से उठने वाले निज के ही उन्मादक परिमल के पीछे धावित होकर तरल तरुण कस्तूरी मृग को अपने पर चिढ़ते देखा है, बादल को घिरते देखा है। दुर्गम बर्फानी घाटी में, दुर्गम का मतलब होता है जहाँ कठिनाई से जाया जा सके और जहाँ आसानी से जाया जा सके उसे सुगम कहते हैं, और बर्फानी कहते हैं उस घाटी को जिस घाटी में बर्फ ही बर्फ हो। तो दुर्गम बर्फानी घाटी में 7 सहस्र, 7 मतलब 100, सहस्र मतलब 1000 फुट ऊंचाई पर अलख नाभि से उठने वाले, अलख का मतलब होता है जो लक्षित ना हो, जो दिखाई ना दे, अलक्ष्य। तो अलख नाभि नेवल से उठने वाले एक मृग होता है जिसकी नाभि में कस्तूरी होती है, जिसको कस्तूरी मृग बोलते हैं, और जब वह इधर उधर चलता फिरता है तो उसे अपनी नाभि से ही वह खुशबू, उस कस्तूरी की खुशबू निकलती है और वह खुशबू जब उसकी नाक तक जाती है तब उसे लगता है कि यह खुशबू कहाँ से आ रही है। उस खुशबू को खोजने के लिए वह इधर से उधर दौड़ता है, लेकिन कस्तूरी है उसकी नाभि में ही। तो वह निज के ही उन्मादक मतलब मदमस्त करने वाला परिमल मतलब खुशबू, सुगंध के पीछे धावित होकर मतलब दौड़ कर तरल तरुण कस्तूरी मृग को अपने पर चिढ़ते देखा है। तरल का मतलब अस्थिर, चंचल, तरुण मतलब जवान, कस्तूरी मृग को अपने ऊपर चिढ़ते देखा है। अपने ऊपर चिढ़ने का मतलब होता है कि जब हम कोई काम करते हैं और उस काम में जब हमें सफलता नहीं मिलती है तो हम अपने ऊपर चिढ़ते हैं, अपने ऊपर ही गुस्सा करते हैं। तो यह कस्तूरी मृग भी वही कर रहा है, वह परिमल को अर्थात उस खुशबू को, उस सुगंध को खोजने के लिए इधर से उधर दौड़ता है, लेकिन जब वह खुशबू उसे नहीं मिलती है तो वह अपने ऊपर चिढ़ता है, गुस्सा करता है। आगे कवि कहते हैं, कहाँ गया धनपति कुबेर वह, कहाँ गई उसकी वह अलका, नहीं ठिकाना कालिदास के व्योम प्रवाही गंगा जल का। कालिदास ने मेघदूत नाम की एक रचना की थी। उस मेघदूत नाम की रचना में
उन्होंने एक नायक के द्वारा नायिका के पास संदेश मेघ के द्वारा भेजा था। तो कवि सोच रहे हैं कि कालिदास ने जिस नायिका को अपने नायक के द्वारा संदेश भेजवाया था वह बादल भी तो कहीं यहीं आया होगा, वह अलकापुरी तो यही होगी जहां उसने संदेश भेजवाया था, वह धनपति कुबेर की अलका नगरी भी तो यही है। तो जैसा उन्होंने मेघदूत में वर्णन किया है और मैं तो यहाँ साक्षात फिजिकली शारीरिक रूप से उपस्थित हूँ, तो मैं उसे ढूंढूं देखूं, लेकिन कवि ने ढूंढने की कोशिश की, नागार्जुन ने ढूंढने की कोशिश की, लेकिन उन्हें धनपति कुबेर की वह अलका नगरी कहीं दिखाई नहीं दी। वह बादल जो नायक का संदेश लेकर नायिका के पास आया था वह बादल भी कहीं दिखाई नहीं दिया। कवि कहते हैं कौन बताए वह छायामय बरस पड़ा होगा न यहीं पर। कवि कहते हैं हो सकता है कि वह बादल जो मेघदूत में, कालिदास की रचना मेघदूत में नायक का संदेश लेकर नायिका के पास आया था, वह भी यहीं कहीं इसी पर्वत पर, इसी पहाड़ पर बरस गया होगा। जाने दो, वह कवि कल्पित था। मैंने तो भीषण जाड़ों में नवचुंबी कैलाश शीर्ष पर महामेघ को झंझा नील से गरज गरज भिड़ते देखा है, बादल को घिरते देखा है। कवि कहते हैं कि छोड़ो इन बातों को, हो सकता है कालिदास ने कल्पना की होगी, लेकिन मैं तो यहाँ खुद हूँ, कवि की कल्पना पर ध्यान देने की ज्यादा जरूरत नहीं है। लेकिन मैंने तो भीषण जाड़ों में नवचुंबी कैलाश शीर्ष पर, नवचुंबी प्रायः हम लोग गगनचुंबी कहते हैं। नभ और गगन दोनों पर्यायवाची शब्द हैं, इसलिए गगनचुंबी नवचुंबी मतलब बहुत ऊंचा। मैंने तो भीषण जाड़ों में मतलब भीषण ठंडक में नवचुंबी कैलाश शीर्ष पर, कैलाश पर्वत की चोटी पर, कैलाश शीर्ष पर मतलब कैलाश पर्वत की चोटी पर, नवचुंबी मतलब ऊंची कैलाश पर्वत की चोटी पर महामेघ को झंझानील से गरज गरज भिड़ते देखा है। मैंने मेघ को, बादल को झंझानील से, झंझानील का मतलब होता है तेज से चल रही हवा, आंधी, तूफान। तो बादल को तूफानों से, आंधी से गरज गरज कर लड़ते भिड़ते देखा है, बादल को घिरते देखा है। सत सत निर्झर निर्झरनी कल मुखरित देवदारू कानन में, शोणित धवल भोजपत्रों से छाई हुई कुटीर के भीतर रंग बिरंगे और सुगंधित फूलों से कुंतल को साजे, इंद्रनील की माला डाले, शंख सरीखे सुघर गलों में, कानों में कुबलय लटकाए, शतदल लाल कमल वेनी में, रजत रचित मणि खचित कलामय, पान पात्र द्राक्षासो पूरित रखे सामने, अपने अपने लोहित चंदन की त्रिपदी पर नरम निदाघ बाल कस्तूरी मृग छालों पर पलथी मारे, मदिरारुण आंखों वाले उन उन्मत्त किन्नर किन्नरियों की मृदुल मनोरम उंगलियों को वंशी पर फिरते देखा है, बादल को घिरते देखा है। कवि कहते हैं कि पहाड़ी घाटियों में शत शत, सैकड़ों सैकड़ों निर्झर निर्झरनी अर्थात झरने हैं, जो देवदार वन, देवदार के पेड़ जिस जंगल में ज्यादा हो उस जंगल को देवदारू कानन कहते हैं। तो मुखरित हो रहे हैं सैकड़ों निर्झर झरने कल कल करते हुए देवदारू कानन में, जंगल में बह रहे हैं। उसी बीच में कवि क्या देखता है कि कुछ कुटियां बनी हुई है और वे कुटियां लाल और धवल उज्जवल भोजपत्र जिस पर पुराने जमाने में कागज का निर्माण नहीं हुआ था,
तो हम लोग लिखने में उसका प्रयोग करते थे। तो उन भोजपत्रों, शोणित मतलब सफ़ेद, उजला, सॉरी, शोणित मतलब लाल, धवल मतलब उजला, भोजपत्र से कई कुटी छाई गई है, अर्थात छोटी छोटी झोपड़ियां हैं। और उन झोपड़ियों में रंग बिरंगे और सुगंधित फूलों से कुंतल को साजे, रंग बिरंग और सुगंधित फूलों से अपने बालों को सजाए हुए, अपने गले में इंद्रनील की माला डाले हुए, शंख सरीखे सुघर गलों में, शंख के समान सुंदर गलों में, और कानों में कुबलय लटकाए, कुबलय मतलब कमल लटकाए, शतदल लाल कमल बेनी में, और शतदल मतलब हजारों पत्तियां जिसमें हो, लाल कमल अपनी बेनी में, चोटी में लगाई हुई, और रजत रचित मतलब चांदी से निर्मित, मणि खचित मतलब मणि जड़ित, कलामय मतलब कला से युक्त, पान पात्र, पान पात्र का मतलब होता है वह बर्तन जिसमें हम कुछ रखकर पीते हैं, लेकिन यहाँ पान पात्र का मतलब है जिसमें शराब आदि, मदिरा आदि पिया जाता है। तो द्राक्षासव पूरित, तो कभी देखते हैं कि वहाँ उन झोपड़ियों के अंदर सुंदर सुंदर फूल अपने बालों में सजाकर, गले में इंद्रनील की माला, किस तरह के गले में, जो गला शंख के समान सुंदर है, उसमें इंद्रनील के माला डाले, बालों में फूल सजाए हुए, कानों में कमल के फूल लटकाए हुए, चोटी में कमल लटकाए हुए, और रखे आमने सामने अपने अपने लोहित चंदन की त्रिपदी पर। अब लोहित मतलब लाल चंदन के त्रिपाई मतलब जिसमें 3 पैर हो, अर्थात टूल, उस टूल पर जो मदिरा का पात्र रखा हुआ है, वह पात्र चांदी से बना हुआ, और उस पात्र पर मणि जड़ित किया हुआ है, वह अपने सामने रख करके टूल पर, लोहित चंदन लाल चंदन के टूल पर, और खुद कहाँ बैठे हैं, नरम निदाघ बाल कस्तूरी मृगछालों पर पलथी मारे। और जो शराब पीने वाले लोग हैं, जो उस भोजपत्र से बनी हुई छोटी छोटी झोपड़ी में रह रहे हैं, वे लोग पलथी मारकर, अर्थात सुखासन में एक पैर के ऊपर दूसरा पैर इस तरह से करके जो बैठते हैं, उसको पलथी मार करके बैठना बोलते हैं। तो ये लोग बैठे हुए हैं नरम और निदाघ, नरम और निदाघ मतलब गरम, बाल कस्तूरी मृगछालों पर, छोटे छोटे नौजवान जो कस्तूरी मृग है, उनकी जो छाल है, उनका जो स्किन है, उस पर पलथी मार करके बैठे हुए हैं। ये सब कवि ने वहां अपनी आंखों से देखा है। मदिरारुण आंखों वाले, उन्मत्त मदिरारुण, शराब पीने के बाद जो आंखें लाल हो जाती है, उस तरह की शराब पीने के कारण आंखें लाल किए हुए उन्मत्त मतलब मदमस्त किन्नर किन्नरियों की मृदुल मनोरम अंगुलियों को बंसी पर फिरते देखा है। और जब ये उन्मत्त हो जाते हैं, शराब पी करके जब जोश में आ जाते हैं, तो ये लोग क्या करते हैं, ये लोग संगीत प्रिय भी हैं। तो इन लोगों की अंगुलियां वंशी के अर्थात बांसुरी के छिद्र पर कवि ने अपनी आंखों से फिरते देखा। अर्थात कुल मिलाकर यह है कि उन्होंने इन किन्नर किन्नरियों को बांसुरी बजाते देखा है। तो इस प्रकार हम इस कविता में हमने देखा है कि किस प्रकार से कवि ने प्रकृति का मनोरम चित्र खींचा है, किस प्रकार से उन्होंने वहाँ जो कुछ देखा उसका हूबहू
ज्यों का त्यों वर्णन किया है। इसमें हम लोगों ने देखा कि किस प्रकार से उन्होंने सूर्य की रोशनी को भी कविता का विषय बना लिया, पहाड़ के ऊपर जब बर्फ गिरती है उसको देखा, उसको भी इसका विषय बना लिया, कमल के ऊपर जब ओस की बूंदें पड़ती हैं उस पर सूर्य की किरणें पड़ती हैं, किस प्रकार से वे सुंदर दिखने लगती हैं, उसको भी अपनी कविता का विषय बना लिया। वहाँ छोटी छोटी झोपड़ियों में भोजपत्र आदि से बनाकर जो वहाँ के लोग किन्नर किन्नरियाँ रह रहे हैं, किस प्रकार से वे अपना जीवन बिता रहे हैं, उनकी जीवन शैली कैसी है, इन सब को उन्होंने देखा और उन्होंने अपनी कविता का विषय बनाया। धन्यवाद।